चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं कि आपने तो भाई टेक्निकली अगर कहिए तो आपने शुरू में तो आपका ये था कि भाई 3 काले कानून वापस लो, सरकार ने वापस ले लिए, आपका आंदोलन सफल हो गया, मतलब अगर टेक्निकली देखिए तो। लेकिन सरकार ने जब आपका उस समय एक एमएसपी पे भी आपने बनाया था कि भाई एमएसपी भी हमें चाहिए, तो सरकार ने जो लेटर आपको दिया उसमें कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, और ये तो उस समय तो कहा कि मान लेंगे, अभी तक मेरी नॉलेज में तो कमेटी बनी नहीं है। तो मैं ऐसी भाषा वो कर रहा हूं, माफी पहले ही मांग लूं, आप लोगों को बेवकूफ तो नहीं बनाया ये एमएसपी वाली बात पे सरकार ने? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मांग केवल 2 नहीं, मांग तो 5 थी। जी जी। और 5 मांगों में है, आप भी मान लें कि एक तो पत्ती जलाने वाला था, उसके ऊपर बात होती थी। इन्होंने एक कानून बनाया था, किसान अगर कोई पराली पत्ती जलाएगा तो 1 करोड़ का यानी जुर्माना होगा, 7 साल सजा होगी। वो भी एक मुद्दा था। उसको कहा था हम हटा देंगे क्रिमिनल धारा। मुद्दा ये भी था, एक बिल लाने से बिजली का, ये कि किसानों को एडवांस बिल जमा करना पड़ेगा 6 महीने पहले, और उसके बाद फिर लाइन में दी जाएगी उन्हें। वो भी एक इशू था। और लखीमपुर का भी इशू था एक, कि मंत्री की गिरफ्तारी हो, उसके ऊपर मुकदमा कायम हो, और एमएसपी भी था और बिल भी थे। केवल बिल वापसी हुई, ये बात सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और उसके बाद एमएसपी को कोई बात हुई नहीं अभी तक। तो मेरा तो ये कहना है कि एक तरह से जो माहौल बना था हिंदुस्तान में किसान आंदोलन का, और एक बड़ा माहौल था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया था आंदोलन। लेकिन वहां कोई हम लोग, हमारी अपने साथियों की, हमारी अपनी कहीं ना कहीं कोई कमजोर नहीं। एक तो मेरा अपनी सोच है, मैं किसी दूसरे पे इसको ब्लेम नहीं करता। जब भी इस देश में किसान आंदोलन हुआ है, चाहे वो कर्नाटक में हुआ हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ हो, चाहे हिंदुस्तान में हुआ हो, उत्तर प्रदेश में हुआ हो, कहीं भी हम लोग जो आंदोलन चलाते हैं, जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया, हमेशा दिया। लेकिन जब लास्ट में पहुंचता वो आंदोलन, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि अब हम भी वही काम कर रहे हैं जो नेता कर रहे हैं, और हम चले आते हैं पॉलिटिक्स तरफ को, हम खिंच जाते हैं थोड़ा सा। और फिर वो जो गुस्सा बन के आता है हिंदुस्तान में पब्लिक का, हमारे जनता सिस्टम के खिलाफ, वो फिर ठंडा पड़ जाता है। वो फिर ठंडा पड़ जाता है। यहां भी यही हुआ। हम इतना, जब तक ये आंदोलन हमारा इस बात पर आधारित रहा कि कोई पॉलिटिकल लीडर हमारे मंच पर नहीं आएगा और राजनीति नहीं करेंगे बिल्कुल हम, और अराइज आंदोलन चलेगा हमारा, तब तक सब कुछ बढ़िया सब चला, लास्ट तक बढ़िया चला। लेकिन फिर लास्ट में आकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये हुआ कि हमें चुनावी लड़ने हैं, कुछ को हुआ कि हमें और भी कुछ करना है, तो वहां थोड़ा ढीला हुआ मामला। और सरकार तो चाहती ये थी, ये जो सरकार है जो दिल्ली में बैठी है, ये तो मौका ढूंढती है। और उसमें इन्होंने एक टालने वाली बात कर दी कि ठीक है एमएसपी को हम कमेटी बना देंगे, वे आपके हमने वापस कर दिए, मुकदमा वापस ले लेंगे हम, और आपको मुआवजा दे देंगे, और कह दिए ठीक है आप जाओ। हमने बात मान ली और हम उठे आए, चले आए। इन्हें पता था इस बात का कि ये बड़ा आंदोलन है, इन्हें हाथ उठाओ जैसे उठाना है। अब आप देखिए, लखीमपुर में घायलों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। 10-10 लाख रुपए घायलों के मुआवजे की बात की थी, मंच पर ऐलान किया गया था कि 10 लाख रुपए घायल को मिलेंगे मुआवजे के, मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी होगी, मुकदमा कायम होगा, लेकिन वह कुछ नहीं हुआ। तो लखीमपुर का तो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ आज, वो कोई फैसला नहीं था, वो फैसला नहीं हुआ था। वो तो एक तरह से एक सौदेबाजी थी पूरी आंदोलन की। लेकिन उसके बाद जो एमएसपी वाली बात थी, एमएसपी पर कमेटी की बात सरकार कह रही है, हमने हर बार खारिज किया कमेटी को, कोर्ट कमेटी को खारिज किया। और हमारा उद्देश्य था कि एमएसपी को तो आप लागू करें, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री की बात थी। ये तो 2011 में प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके थे, कमेटी के चेयरमैन थे ये, मनमोहन सिंह चिट्ठी लिखी थी इन्होंने कि एमएसपी की गारंटी कानून बनाओ हिंदुस्तान के अंदर। तो प्रधानमंत्री की बात को हम दोहरा रहे थे। तो वो तो कोई बात नहीं, कमेटी बात क्या थी तो उन्हें लागू करना चाहिए था, वो भी लागू नहीं किया उन्होंने। तो हमें लगता है कि आज तक कमेटी लागू नहीं किया, और अब भी वो एक खाली बहकावा कर रहे हैं, 2 आदमी भेज दो, आपने 2 नाम दे दो, 4 नाम दे दो। तो मुझे लगता है कि एमएसपी पर इनका कोई ज्यादा गहराई से नहीं सोच रहे हैं सरकार के लोग, और ये क्यों टालना चाह रहे हैं उसको। 50-40 लोग और वो होंगे कमेटी में, 2 हमारे होंगे,
और जो चाहे करेंगे ही वो तो सीधा सीधा सिस्टम इनका बात खत्म हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है एमएसपी लड़ाई की, और एमएसपी की लड़ाई तब लड़ी जाएगी, मेरा अपना सोच है, मैं हो सकता है गलत सकती है मेरी सोच, लेकिन मैंने देखा है यहाँ कि महाराष्ट्र में शरद जोशी का आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा, सड़क पर प्याज डाल दी गई थी, गन्ने के दाम तय करा दिए गए थे। अब बहुत बड़ी लड़ाई, जोशी एक नाम था हिंदुस्तान में लड़ाई का, आंदोलन की, लेकिन उनके दिमाग में भी लास्ट में आया कि मैं चुनाव लड़ूं, इलेक्शन लड़े वो, और उसके बाद से पता नहीं कहाँ जोशी चलेगा महाराष्ट्र से। नायडू स्वामी थे कर्नाटक में, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने, पूरा कर्नाटक में भी गया था, बेंगलोर एक बार उनके यहाँ, कई लाख की भीड़ थी, इधर जो कहते थे सरकार में होता था, लेकिन वहाँ उन्होंने पार्टी बनाई और चुनाव लड़े। उसके बाद से फिर वो आंदोलन वहाँ कर्नाटक में समाप्ति और चला गया। हमारे यहाँ टिकैत साहब का आंदोलन था बहुत बड़ा, और वो ये कहा करते थे टिकैत साहब कि किसान आंदोलन और जो ताकत होती है वो एक ऐसी ताकत है कि इसके जो तीर लगा हुआ कमान में, वो तीर हमारे हाथ में है, और दुश्मन समझता है अगर छोड़ दिया तो कहाँ तक मारेगा ये, इसलिए सब काम करते हैं हमारे कहने से। और जब तीर छूट जाता है तो रेंज पता पड़ जाती कहाँ तक चलेगी सी रेंज। तो वो भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 90 में, लेकिन उनके वारसों ने इलेक्शन लड़ा, हथौली में लड़ा, उनके मना करने के बाद लड़ा, 7,000 वोट मिले, जमात जब्त हुई, अमरोहा पार्लियामेंट लड़े, जमात जब्त हुई, उसके बाद यूपी में वो आंदोलन समाप्त तक चला गया। अब दिल्ली में आंदोलन हुआ, एक बड़ा आंदोलन था भारत का, और एक उम्मीद थी हिंदुस्तान के लोगों को कि ये ताकत बन गई भारत की। अब जो भी को एसकेएम ने बोल दिया, लोगों ने फॉलो किया बंगाल तक, लेकिन फिर हमारे अंदर बैतवाक्स आ गई, हमने फिर चुनाव लड़े आके। क्या हाथ वो पंजाब में आपको पता होगा, जमात जब्त थी सबकी जमात जब्त हो गई, सबकी जमात जब्त हो गई भाग के। तो सरकार चाहती है थी, तो वो ताकत जो बनी एक बड़ी आके, फिर कुछ चेहरा सरकार ने बनाया, पेश किया अपना, ऊपर हाईलाइट किया पूरे हिंदुस्तान में, और दिखाने की कोशिश की कि हाँ यही सब पूरा मॉडल है आंदोलन का, यही सब लीडरशिप है। उसका भी उन्होंने पूरा फायदा उठाया, जो उनके एंटी लोग थे वो खिलाफ गए, और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि एक जाति का आंदोलन बना खड़ा कर दिया गाजीपुर में, एक विशेष जाति का आंदोलन है, और बाकी कम्युनिटी जो है उनको बहका दिया कि देखो ये अगर लोग आ गए, ये हमारा रास्ता रोक रहे हैं और ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहाँ वो कामयाब हुए, 1.5 लाख चुनाव जीते उन्होंने गाजीपुर के आसपास। तो मेरा कहना यह है कि जो भी, मुझे इतनी बात आखिरी बात कहूँगा, जब भगत सिंह फरार थे सैंडर्स केस में, एक गांव में जाकर रुके थे पंजाब के, जो मैंने पढ़ा है किताब में, तो गांव के मुखिया उनके पास आए और आके कहा कि जी आप बहुत ऐसे काम कर रहे बेटा, लेकिन अगर ये पता पड़ गया अंग्रेजों को हमारे गांव में आप रुके हुए हो, पूरे गांव दिक्कत में आ जाएगा, हम चाहते हैं रिक्वेस्ट करके आप किसी दूसरे गाँव शिफ्ट हो जाए। तो बहुत हंसे वो, बोले अच्छा मैं काम भी अच्छा कर रहा हूँ और आप ये चाहते मैं चला जाऊँ कि आप दिक्कत में आ जाओगे। तब उन्होंने कहीं लिखा भगत सिंह ने कि दुनिया में और पूरे कहीं भी किसी देश में अगर जनता के लिए आप काम करना चाहते हो, पब्लिक के लिए काम करना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो आप, तो एक शीशे में जो बाल होता है ना, उसके बराबर भी दिमाग में अगर ये बात आ गई आपके कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए कुछ करेंगे दोबारा लौट के, या मुझे कुछ देंगे वो, तो आप काम नहीं कर पाओगे, फिर आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक सेक्रीफाइस है पब्लिक के लिए, हमारा एक त्याग है, सिस्टम से लड़ाई है हमारी ये। और जिस सिस्टम से लड़ रहे हैं हम जाकर उसके साथ खड़े होकर फिर वही काम करें, वो सिस्टम चाहते ही हमारे अंदर आके खड़े हो जाइए, और वही बात फिर वो समाप्त कर देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि किसान में कोई गलती नहीं, जनता की गलती नहीं, जनता आज भी तैयार है, जब भी तैयार थी, आगे भी तैयार रहेगी। जनता ने हमेशा इस देश में, या स्वतंत्रता आंदोलन हो, गांधी को हीरो माना, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, सिंघा से खाली करो जनता आती है, उनको पूरा हीरो माना, जयप्रकाश नारायण को पूरी तरीके से माना, अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, अन्ना को पूरा हिंदुस्तान में अन्ना हो रही थी उस टाइम। तो पब्लिक तो हमेशा चाहती है इस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ कोई लड़ाई खड़ी हो, एक लड़ाई खड़ी हो, और उस लड़ाई के जो लोग हों वो लड़ाई को ही लड़े, और वो पूरा मैच देते हैं, पब्लिक पूरा मैच देती है। ये कभी हम लोग कर जाते हैं कि हम उसमें उसको फिर कैश करने की कोशिश करते हैं कि अब खुद उसमें हम कैश कर ले अपनी लड़ाई को, वहाँ लड़ाई फेल हो जाती है। यही आंदोलन में हुआ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मूवमेंट में ही हुआ।
1975 में 75 में जयप्रकाश नारायण को हमने बुलाया था मेरठ कॉलेज में, और वो आए थे मेरठ कॉलेज में, कतबीरी प्रोफेसर थे, मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट थे वहाँ, मैं सिंबावली कॉलेज का प्रेसिडेंट था, हमारे विजय गौड़ थे बड़े शहर के थे, लखावटी के विजय स्टोरी थे, हम प्रेसिडेंट थे। जयप्रकाश को बुलाया था हमने उस टाइम, तो ये भी हमारी बात हुई थी अलग बैठ के। तो उन्होंने यही कहा था कि जब भी सिस्टम से आप लड़ो, ये त्याग है आपका, ये फिर महत्वाकांक्षा मत पालो कोई भी आप, चाहे धन प्राप्त करने की हो, चाहे सत्ता प्राप्त करने की हो, चाहे पद प्राप्त करने की हो, अगर ये क्वालिटी आपने अपने अंदर पैदा कर ली तो आप नेतृत्व कर सकते हो, लड़ सकते हो जनता के लिए। तो मैंने तो सन 75 में ही मन से बात कह दी थी वहां कि मैं अपने जीवन में कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं गलत नहीं मानता चुनाव को, व्यवस्था है, चुनाव लड़ेंगे लोग सब, लेकिन हम सिस्टम से लड़ेंगे तो लड़ेंगे फिर हम, और हम आज तक लड़ते आ रहे हैं। अपने जीवन में कोई प्रधानी के लिए हमें लड़ा, हमें तकलीफ नहीं होती कौन हारा कौन जीता। तो मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा कि एमएसपी की लड़ाई बहुत बड़ी है, और ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी लड़ाई है। अब हम जितना कर सकते हैं करेंगे। अब हमने अपना तय किया संगठन का, 14 जिले हमने सेलेक्ट किए हैं, अब हमने तारीख लगा दी है 14 जिलों की, और 14 महासम्मेलन कर रहे हैं किसानों के। और हमारी कोशिश ये होगी अब कि 2024 से पहले हम लोग गांव में जाकर किसानों को बताएं कि आपके एमएसपी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर एमएसपी नहीं ले पाए तो फिर खेती करनी बेकार है, छोड़ दो, इसे कोई फायदा नहीं होगा। तो हम 14 सम्मेलन करने जा रहे हैं, अपने रैलियां भी करेंगे, हमारी कोशिश होगी, हम चल रहा है। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी बात, लेकिन मुझे भी तकलीफ आज, मैं चौधरी साहब से भी जरा एक, चौधरी साहब ये हम सब लोग जब इलेक्शन हो रहा था, मैं क्योंकि थोड़ा इलेक्शन की बात आ गई है, शिवाजी भाई साहब ने इलेक्शन, तो यहाँ पे ऐसा एक जनरल माहौल था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट तो बहुत नाराज हैं, और जाट ने इस बार ठान लिया है वो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखेंगे, मुसलमान भी साथ आ गए हैं, जाट भी साथ आ गए हैं, और बीजेपी का सफाया हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इस तरह की बात हम लोग करते थे। ये होता था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जरा मुश्किल है, वहां पे किसान आंदोलन पहुंचा नहीं है, किसान बहुत वो नहीं है, लेकिन हुआ उल्टा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में तो इनका खाता नहीं खुला, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसी उम्मीद थी कि जाट बिल्कुल ठीक से साथ देंगे और बीजेपी को हराएंगे, वो तो हुआ नहीं। और कुछ लोगों को अब लगता ऐसा है कि जो अमित शाह साहब की एक मुहिम थी कि जाट को तोड़ लें और परेश वर्मा जी के घर में मीटिंग और इधर उधर, तो जाट अल्टीमेटली टूट गए। आपको क्या लगता है कि जाट जो आंदोलन, जो भी नेतृत्व है, वो किसान के लिए वो दूसरे ढंग से करता है बात, जब किसान आंदोलन चलता है, लेकिन जब वोट देने की बात होती है वो दूसरे ढंग से काम करता है? आपको क्या लगता है दोनों का अलग अलग था मामला? ये वेल प्लानिंग चलाया गया जाट का मुद्दा। इनको पता था, ये हरियाणा में भी ऐसे हुआ था और यहाँ भी कहा, जाट मीडिया ने प्लानिंग से चलाया ताकि जाट को इतना ऊपर ऐसा दिखा दो कि अगर ये सत्ता में आए दोबारा, जैसे हल्ला मचा रहे हैं, तो समझ लो आपका क्या होगा। तो जो बाकी होता क्या है, होता ये है कि जो डोमिनेंट कास्ट होती कहीं भी, तो निश्चित जो क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, कुछ जातियों को दिक्कत भी होती है। तो ये भाजपा ने वेल प्लानिंग ये इशू उठा रहा पूरे टेलीविजन पर कि पश्चिम में जाट चिल्लाओ आप, और जाटों के लड़के भी हमारे ग्रुप में फंस गए, वो भी पूरे दिन यही चलाने लगे। उसका क्या हुआ कि जो बाकी एंटी वो जो लोग थे वो भी वोट लिया। ये हरियाणा में क्या, इन्होंने हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ आरक्षण को लेकर, वहां पूरी छूट दी गई और फिर क्रैश किया, गोली लगी, लड़के मुकदमे लगाए 16 लोगों पर, जेल भेजे, और पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बना दिया कि जाट और हरियाणा लूट लिया। उसके बाद जो नॉन जाट वोट था और वहां कह दिया खुले हमें नॉन जाट चाहिए, और आज सरकार बना बैठे वहां। तो ये इनकी प्लानिंग थी पूरी तरीके से, तो प्लानिंग में कामयाब हुए। ये यादवों के करते हैं, महाराष्ट्र में जाकर मराठी बोलते हैं, गुजरात पटेल बुलाई बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं, तो इनकी रणनीति बहुत बड़ी है। मैं अगली बात क्या चाहूंगा, देखो आज क्या स्थिति है, आज खाली इकोनॉमिक बात नहीं है, आज पूरे देश में संकट हो गया है। अब चाहे कोई मजदूर आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे व्यापार कोई और आंदोलन हो हिंदुस्तान का, अब सबसे बड़ी लड़ाई इस देश के अंदर यह है कि जिस तरीके से ये कम्युनल भाषा इस्तेमाल की जा रही है, और जो हिंदू मुस्लिम का जो बीज और ये खतरा बोए जा रहे हैं गाँव गाँव, ये घर घर में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। ये
और प्रचार माध्यम इनके हाथ में आ चुके हैं टोटली। पूरा नेटवर्क टीवी इनके अंडर में है, अखबार इनके अंडर में है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। बड़ा इसमें सरधा में रैली हुई, जयंत की और अखिलेश की बड़ी विशाल रैली हुई मेरठ के इतिहास में, अभी हुई नहीं ऐसी रैली। एक रैली प्रधानमंत्री गोरखपुर में हुई, और सुबह जब हमने अखबार देखे तो अखबार के 4 पन्ने में प्राइम मिनिस्टर मोदी भरे हुए थे, और वो रैली एक सिमट के कोने में कर दी गई। तो आज स्थिति है, मैं आपको हक के बता दूं, इनके पास आरएसएस जैसा ही नेटवर्क है, टोटल टेलीविजन चैनल के अंडर में आ चुके हैं, अखबार के काबिज कर चुके हैं, संस्था से कब्जा कर चुके हैं ये। अब इस सिस्टम से जो उन्होंने बना दिया, पूरा सिस्टम बना खड़ा कर दिया देश के अंदर, इससे अगर कोई लड़ना चाहता है तो निश्चित उसको वैचारिक आधार खड़ा करना पड़ेगा अपना। और सबसे पहले करना पड़ेगा कि ये जो जाति और धार्मिक फीलिंग है, इससे बाहर निकालना पड़ेगा किसानों को, इससे बाहर निकालना पड़ेगा मजदूरों को। और अगर नहीं निकाल पाए तो फिर ये इसमें कामयाब होते रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा असर होता है प्रचार का। एक बार सन 75 में ये इंटर कॉलेज मैदान था हापड़ का, चंद्र सिंह आए थे वहां। उन्होंने एक भाषण दिया था कि देखो दुनिया के कारपोरेट तैयारी कर रहे हैं हिंदुस्तान के गांव में टीवी ले आने को, और जिस दिन टीवी आपके गांव में आ जाएंगे तो पूरे कारपोरेट का मार्केट आपके घर चला जाएगा। और उन्होंने बड़ा चैलेंज किया था कि मैं आज कह रहा हूँ इतने साल पहले आपसे कि घर में नीम का पेड़ खड़ा होगा, नीम का पेड़ जो बहुत बड़ा दातून है, दुनिया का पेटेंट दातून है, लेकिन प्रचार इतना होगा टूथपेस्ट का कि आपके बच्चे टूथपेस्ट करते होंगे, नीम खड़ा होगा आपके घर में, कोई नहीं करता होगा। वो आज सच साबित हुई आज। तो ये जो पूरा चैनलाइज जो मैटर है नेटवर्क, मैं कुछ भी कहूँ गाँव बैठ के 1 महीने बच्चों से, अपने गाँव के लोगों से नहीं समझेंगे। टीवी क्या कह रहा ये बताते हैं, आज टीवी कह रहा। अब टीवी के पीछे कौन है ये नहीं मालूम है कि 65 चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं, जिनको देश बेचा जा रहा वही मालिक है, वही अखबार के मालिक है। उन्हें कौन समझा इस बात को लेकर? तो ये बड़ी परिस्थिति गंभीर हो चुकी है, हम तो रोज फेस कर रहे हैं। आप ये समझिए, आप 60 रुपए डीजल था, सड़क पर जाते थे हम लोग। जब पेट्रोल 65 था, सड़क पर जाते थे। 400 रुपए गैस पे लोग आंदोलन करते थे। यूरिया ये डाई केवल 1000 रुपए की थी, तब हम मांग करते थे और कम करो रेट। आज डाई के रेट 1500 रुपए बोरा हो गए 50 किलो का, 3000 रुपए क्विंटल डीएपी है। आप समझ ले, आप कोई लड़ाई नहीं है। डीजल 100 से पार हो गया आज हमारे यहाँ, पेट्रोल पार हो गया, गैस 1000 हो गई, कोई लड़ाई नहीं है। और कोई परिवर्तन सरकार बदलने पर नहीं आया, पशु ऐसे घूम रहे खेतों में। लेकिन क्या सरकार पता है आदमी क्या कहता है बाद में आके, अरे साहब कुछ भी हो, सो रहे हैं, हिंदू तो हैं। तो ये जो एक इन्होंने जो एक ये जहर में घुसा है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरी आखिरी बात कहूंगा आपसे, और मैं इनसे कहना चाहूंगा जो हिंदू और मुस्लिम बात सिखा रहे हैं ना आज, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि बच्चा जो है, हमारे जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में पढ़ के, इनका कोरा जहन है, कोरी किताब है, इनका जहन ही कोरी किताब है। तो उस पर हम तो यही कहना चाहेंगे, अरे भाई लिखो, जो चाहे वो लिखो, जैसे चाहे लिखो, किताब पे इनकी कोरे जहन की, लेकिन ये सोच के लिखो कि किताब आपको पढ़ने कल, ये क्या तैयार कर रहे हो आप हिंदुस्तान के अंदर। तो आज आंदोलन से ज्यादा जरूरी इस देश के अंदर गांव गांव जाकर, घर घर जाकर ये जहर फैला रहे हैं। आप देखो ना, कल एक लड़का हिंदू समझ के पेल दिया, ये मुसलमान है, आप समझ लिया। एक उसमें कहीं हल्दी में उर्दू में लिखा मिल गया, ये क्यों लिखा मिल गया, मतलब कहां तक आ गए। मेरे पड़ोसी गांव में एक वकील साहब है, वो गांव में आए लॉकडाउन में, एक वकील एलएलबी, और वो पूछते हुए गांव में कोई हिंदू नहीं है क्या? लोगों से क्यों कि बाल बनवाने हैं। अरे क्या सोच देखिए आप, कहां तक भर दिया जहर। एक वकील कह रहा है मुझे हिंदू नहीं चाहिए। तो ये जो परिस्थिति पैदा होती है देश के अंदर, ये खतरनाक है, और ये विस्फोट पर ले आ रही है पूरे देश में। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज जरूरत है तमाम पढ़े लिखे समाज को, चाहे वो डॉक्टर्स हो, वकील हो, पढ़े लिखे लोग हो, ये जो समाज बना चाह रहे हैं ये इसको कैसे तोड़ा जाए। ये जो आगे बच्चे भविष्य खराब। अब देखो आप, आज आदेश आ गया, 3 साल में देखते हो, मेरे खेत पे जाता हूँ शाम को, 20 लड़के 4 साल से दौड़ लगा रहे हैं। मैं पूछता हूँ भैया क्यों दौड़ लगा रहे हो? सब आर्मी की नौकरी निकलेंगे, आर्मी जाएंगे। आज जारी कर दिया आर्मी का उन्होंने, आज जारी कर दिया कोई नौकरी आर्मी नहीं निकलेगी अब, ठेके पर संविदा पर 3 साल के लगाए जाएंगे केवल, और 3 साल नौकरी करा आर्मी में, और कारपोरेट क्या भेज दिए जाएंगे वो,
फिर कारपोरेट चाहे अपनी कंपनी में कहाँ चौकीदार बनाएगा, उन्हें बना लिया आराम, ये जारी कर दिया। यानी जो गांव के लड़कों के लिए एक आर्मी फेस खुला हुआ था नौकरी के लिए, वो बंद कर दिया आज कि जाओ तुम्हें 3 साल ट्रेनिंग लो और जाओ कारपोरेट चले जाओ आप। ये स्थिति होगी तो बहुत ही सोचनीय स्थिति है आपसे। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं क्षेत्र में, फील्ड में, उनके दिमाग में 1% जाति और धर्म की बात नहीं आनी चाहिए, तब लड़ाई आगे बढ़ सकती है हमारी। और अगर हम में भी ये फीलिंग हो गई पैदा, तो हम गलत साम चले जाएंगे आंदोलन को भी। ये मेरा कहना है। और इस दिशा में काम होना चाहिए। देश के वकील हों, डॉक्टर्स हों, मास्टर्स हों, जो गांधी के आंदोलन में जिस तरीके से अंग्रेज साहब लड़ाई खड़ी हुई ना, वो लड़ाई जरूर है देश के अंदर। नहीं खतरनाक कोई नहीं। आप बताओ, कह रहे साहब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वस्तु, अरे इनसे पूछिए भैया, क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो आसाराम बापू जेल कौन भेजेगा? बताइए यार, पूछिए इनसे। नहीं, जो बात कर रहे हैं हिंदुओं के कौन सरताज थे? आसाराम बापू। कायम बंद है बलात्कार, चिमैनन बलात्कार, बाबा रामदेव। अरे देखिए कितना फ्रॉड आज भारत का। जो सरेआम कहता था कि 35 का डीएल चाहिए या 60 का चाहिए, या 300 चाहिए, 1000 चाहिए, लोग कहते 300 चाहिए, एक्स्ट्रा का बनाओ। और अब जो पत्रकार बेचारा करनाल में पूछ रहे हैं, बाबा जी आपने तो कहा था कि पेट्रोल 60 चाहिए, 35 दोबारा से, आप तो क्या जवाब है? एक बाबा की धमकी देखिए आप, यानी सत्ता का नशा देखिए बाबा का आप। वो तो कोई ठेकेदार में जवाब दे देगा और आगे पूछेगा तो देख क्या कर दूंगा। तो ये जितने लोग हैं ना, ये नशे में चूर हैं, इनके पास पूरा मीडिया घंटन बात चुका है, चैनल से इनके पूरे अपने गीत गा रहे हैं। और गांव के भोले वाले लोग बेचारे, घर घर में टीवी है, वो देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। इनके लिए तो एक पूरा प्लानिंग से लोगों को काम करना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों का सामने आना पड़ेगा। और हम तो चाहेंगे ये हो या वो हो, चाहे कोई हिंदू कल्चर सिखा रहा हो, चाहे मुस्लिम सिखा रहा हो, चाहे ये जो कट्टरवादता जो भरी जा रही है दिमागों में, ये गलत हो रही है। ये देश के लिए खतरनाक कोई से पैदा होती जा रही है। और इसका इसी चक्कर में आज ये विकास सब खत्म हो चुका है। कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। कितने रेट बढ़ा जाओ। अभी ये गन्ने का भुगतान देखिए आपका फिर यही कहा था उन्होंने कि हम 15 दिन भुगतान कराएंगे, आज भी 6000 करोड़ बकाया है। बिल्कुल पोजिशन वही है, ना पेमेंट हो रहा है, ना हमारा पशु को दिक्कत आई, कोई खत्म हुए हैं। बिजली के आप फ्री देंगे, बिजली आपको हम, आज तक आदेश नहीं आया। बिजली के वही हाई रेट है और पूरे खाद के रेट बढ़ा दिए इन्होंने, और सब कुछ वही है, लेकिन कोई तैयार नहीं बात की। क्योंकि वो नशा जो दूसरा है ना, वो जो कहा था स्टालिन ने कि जिस देश को बर्बाद करना हो उसको धर्म में डुबो दो, जिस घर को बर्बाद करना हो उसके बच्चे को शराब का नशा पिला दो, अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये दोनों काम कर रहे हैं। ये गंगा के घाट तक शराब ले आ रहे हैं, हर की पौड़ी में शराब पी जाती है बैठ के आज, और ये पूरे देश को धर्म में डुबो रहे हैं नशे में। ये दोनों काम कर रहे हैं, ये दोनों ही काम कर रहे हैं। घरों को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज पैसे लोगों बने, कोई बोलने तैयार नहीं हो रहा है। नौकरी भी खत्म कर दी सब, कोई लगी किसी नहीं। बच्चे दौड़ने वाले साहब सोचेंगे आज क्या करना, उन्हें क्या नहीं करना, वो जाना, हम तो सब जाते हैं। तो बहुत गंभीर परिस्थिति है। हमारी कोशिश होगी, हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, आंदोलन दोबारा खड़ा होगा, कोई बात नहीं। लोग बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं है, लोग तैयार है। लोगों को संदेश चला गया कि इन्हें बेईमान सत्ता हटाई इन लोगों ने, कोई ये ईमानदार सत्ता नहीं दे। लेकिन सत्ता का सवाल जो है वो सत्ता वाले जाने, सवाल जहाँ आंदोलन का है, हमारा मतलब अपनी समस्याओं से है, या तो हुआ तो हमें लड़ना सकती है। तो मेरा तो कहना यही है भाई साहब कि आप तो गांव में कई 4 लोग बैठे हैं ना, एक आदमी पहुंच जाता है, इनका शादी में 20 लोग बैठे हैं। अभी वो मेरे दोस्त बता रहे भेजुई के, तो कर्मचारी थे किसी कंपनी में दिल्ली में, एक गांव के लड़के थे, वो अपने गांव बता रहे हैं, हमें तो आनंद आ गए। बोले क्या कैसा, हमें तो कंपनी वाली छुट्टी कर दी थी और 5-5 हजार रुपए दिए, 10-10 हजार रुपए। हमसे ये कहा तुम तो चुनाव में जाओ गांव में, तो मोदी मोदी कहते रहो बस खाली। कंपनी कर्मचारी एक लड़का था, अभी परसों मुझे मिला, कह रहा मुझे तो मोटरसाइकिल दिए और 10 हजार रुपए दिए, मुझे ये काम बताया, जहाँ भी गाँव में 20 लोग बैठे हो, मोदी मोदी कहता रहेगा सब खाली। अब बताओ आप किस तरह का नैरेटिव पैदा कर रहे थे। पैसा इन पे अथाह है, तमाम
इन्हें ये पता नहीं कितना फंड इनके पास है आज, इन पर इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है अब ये कुछ भी कर सकते हैं, पैसा इनके पास है। तो इस सिस्टम से लड़ने को तो लोगों को वैचारिक ताकतवर करना पड़ेगा, जेल का दंड निकालना पड़ेगा, लाठी का दंड निकालना पड़ेगा, अपनी बात कहने को अड़िग होना पड़ेगा, मैदान में आना होगा, अंजाम कुछ भी हो तब जाकर लड़ाई खड़ी होगी। और ये हिंदू मुस्लिम का बात करना होगा जी, इसके गरीब बन कर सकते जी, ये मैं कहना चाहूँगा जी। और लड़ाई खड़ी होगी। जी जी चौधरी साहब, नहीं जैसे समय भी समाप्त हो रहा, चलते चलते बस एक आपसे एक वो कर लें। देखिए आज पूरे देश में जो भी गरीब है, दलित है, शोषित है, उसकी बहुत आशा है किसान आंदोलन से। और किसान आंदोलन जब मैं कह रहा हूं तो इसलिए क्योंकि वो सामूहिक नेतृत्व था। तो आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आज सबको ये लगता है कि अगर कोई इस देश में कुछ कर सकता है तो किसान ही कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा वर्ग है जहां पे सबसे कम जाति पात धर्म ये सब है, वो किसानी है। क्योंकि जब पानी पड़ता है तो वो हिंदू और मुसलमान का खेत नहीं देखता है, जब ऊपर से हवा चलती है कौन देखती है? जी जी, धूप नहीं देखती। तो वो इसलिए है। तो मेरा आप लोगों की तरफ आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। आशा है कि आप सब लोग इस पे जो भी हम सब लोग को लगता है कि किसानों को, वो लगता नहीं है, ये बिल्कुल हुआ है कि किसानों को उनकी वाजिब हक नहीं मिला है। आप लोग इसके लिए लड़ेंगे और जितना हम सब लोगों से हो सकता है हम लोग भी जो भी हम लोगों से हो सकता है करेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम अपने अंतिम टाइम पे लड़ेंगे और जैसे लड़ते आ रहे हैं ना वैसे ही लड़ेंगे जी, वैसे ही लड़ेंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं, लड़ेंगे हम। अब हमारे पास साधन सीमित है लेकिन फिर भी लड़ाई ऐसी भी लड़ेंगे हम लोग। और मैं साथियों कहना चाहूंगा कि वो लड़ाई के लिए खड़े हों। पब्लिक आज भी तैयार है, लोग तैयार लड़ने के लिए, ठीक बात, वो तो तैयार लड़ने के लिए, बस हम लोग लड़ने के तैयार हो। तो हमने तो पूरा बना लिया, अभी लड़ेंगे हम लोग। और बाकी जो हिंदुस्तान के तमाम लोग ऐसे हैं जो लड़ना चाहते हैं उनको सब मंच पर लाएंगे, इकट्ठा करेंगे सबको। उत्तर प्रदेश में भी हम एक ऐसे उत्तर प्रदेश बना के लड़ना चाह रहे हैं, 40 अक्टूबर की बातचीत हुई है। लेकिन ये जरूर चाहेंगे हम कि लड़ने वाले लोग जो हों वो मजबूत दिमाग लोग, उनमें कहीं महत्वाकांक्षा नहीं होनी, कहीं नहीं होनी चाहिए। आंदोलन का फैसला हो, सौदा ना हो, ये हम चाहते हैं।